नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गौतम अडानी इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति बन गए हैं। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में गौतम अडानी की संपत्ति में 16.2 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार से उनकी संपत्ति बढ़ी है, उन्होंने इस साल कमाई के मामले में टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं इस दौरान मुकेश अंबानी की कमाई में 8.1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जो अडानी की कमाई से आधी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब अडानी की संपत्ति 50 अरब डॉलर पर पहुंच गई है, जो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 83.1 अरब डॉलर और एशिया के सबसे अमीर रह चुके जैक मा की कुल संपत्ति 50.7 अरब डॉलर से कुछ ही पीछे है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहान के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्रहा ने कहा है कि तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेना पीएम मोदी के हाथ में नहीं है। वो उद्योगपति मुकेश अंबानी और अडानी के दबाव में हैं। द वायर की खबर के अनुसार उग्रहान ने कहा कि वो ये दावा हवा में नहीं कर रहे हैं। इस बात का खुलासा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र और यूनियनों के बीच 15 जनवरी को हुई आखिरी बैठक के दौरान किया था। जालंधर में मजदूर किसान एकता महारैली में किसान नेता ने कहा कि तोमर ने उनको ये भूल से बता दिया, उनकी नीति में यह हमको बताना नहीं था। किसानों ने 12 मार्च से पश्चिम बंगाल चुनाव में भी एंट्री कर ली है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कोलकाता में महापंचायत कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान किसानों ने बंगाल के किसानों और जनता से अपील की कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट देकर उसको सबक सिखाएं। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी एक पार्टी को वोट दें, हम बस बीजेपी के खिलाफ वोट देने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां सिर्फ कॉर्पोरेट को ही फायदा पहुंचाएंगी। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि हम चुनाव में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को सबक सिखाने की बस अपील कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक किसान महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। शुक्रवार को कोलकाता में हुई महापंचायत के बाद अब नंदीग्राम, सिंगूर और आसनसोल में किसान महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो 5 अप्रैल को बंगाल को किसानों को ट्रैक्टर के साथ लेकर पहुंचेंगे। उन्होंने द टेलीग्राफ से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी तो हेलीकॉप्टर में चलेंगे, हम पीछे पीछे ट्रैक्टर में चलेंगे। टिकैत ने बताया कि अब उनकी बीजेपी के खिलाफ बंगाल में लड़ाई है। सीबीआई ने आईकोर कंपनी के पूंजी घोटाला मामले में ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को समन भेजा है। चटर्जी टीएमसी के महासचिव भी हैं। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने चटर्जी से अगले हफ्ते कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। हालांकि चटर्जी ने कहा है कि उन्हें अब तक सीबीआई की ओर से कोई समन नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। चटर्जी आईकोर कंपनी की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में दिखाई दिए थे। आईकोर कंपनी पर आरोप है कि उसने निवेशकों को बड़े रिटर्न का झांसा देकर ठग लिया है। बीजेपी के बड़े नेता रहे और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा लंबे वक्त से पार्टी में किनारे लगे हुए थे। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी में ही हैं और झारखंड के हजारीबाग सीट से सांसद भी हैं। जयंत मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खासे आलोचक रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है, जिसके तहत कांग्रेस 91 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा आरएसपी यानी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी के 2 सीटों पर, जनता दल 1 सीट पर, सीपीएम 1 सीट पर, केसीजे 1 सीट पर, आरएमपी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं, जिन पर 6 अप्रैल को मतदान होना है और 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मनसुख हिरेन केस में सवालों के घेरे में आए मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व हेड सचिन वाजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनसुख की पत्नी द्वारा सचिन वाजे पर लगाए गए हत्या के आरोप के बाद सचिन ने गिरफ्तारी से बचने के ठाणे की सेशंस कोर्ट में शुक्रवार को अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को भी हाजिर रहने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जांच एजेंसी चाहे तो सचिन वाजे को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी।
तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर और कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में चल रही जांच को लेकर एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाई है। फरवरी 2020 में भी हाई कोर्ट ने ऐसे ही शब्दों में फटकारा था, लेकिन एक साल में अदालत को जांच प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं दिखा और उसने फिर से कड़े शब्दों में जांच अधिकारियों को डांटा है। अदालत ने कहा है कि हम जांच एजेंसियों पर शक नहीं कर रहे, लेकिन जांच सही दिशा में चल रही है ये दिखाई भी देना चाहिए। यदि कोई अधिकारी इस जांच में देरी की कोशिश कर रहा होगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अदालत ने कहा कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुए 8 साल हो गए, जबकि गोविंद पानसरे की हत्या को 6 साल। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग की है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि मंत्री रामसूरत राय का शराब माफियों के साथ कनेक्शन है, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जिस स्कूल में शराब बरामद हुई थी उससे संबंधित आज कुछ कागजात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए और दावा किया कि मंत्री रामसूरत राय की शराब के अवैध कारोबार में भूमिका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रामसूरत राय का झूठ सामने आ गया है। उन्होंने कहा था कि जिस स्कूल से शराब बरामद की गई थी वो स्कूल उनके भाई हंसलाल राय के नाम पर नहीं है, लेकिन बिजली का बिल उनके नाम से ही आता है। तेजस्वी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके स्कूल में शराब होने की जानकारी दी थी, पुलिस ने मंत्री के भाई को बचाने के लिए उसे ही जेल में डाल दिया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजद्रोह के केस के बाद अब बांद्रा कोर्ट के आदेश पर कंगना के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में कॉपीराइट केस में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दिद्दा के कॉपीराइट को लेकर दर्ज हुआ। दरअसल कंगना के खिलाफ ये एफआईआर बांद्रा कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई है। दिद्दा द क्वीन वॉरियर ऑफ कश्मीर किताब के लेखक आशीष कौल ने कहा है कि कंगना ने धोखे से उनकी किताब को पढ़ लिया और बाद में उन्हें विश्वास में लिए बगैर उनकी किताब की कहानी पर ही फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। आशीष का कहना है कि पहले तो उन्होंने कंगना से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन कंगना ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आखिरकार आशीष ने बांद्रा कोर्ट में कंगना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी को खुदरा महंगाई से भी झटका लगा है। फरवरी में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.03% हो गई है, जो जनवरी में 4.06% थी। इसका मुख्य कारण खाने के सामानों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी बताई जा रही है। बता दें, फरवरी में खाने की सामानों की कीमतें 3.83% से बढ़ी, जो जनवरी में 1.96% थी। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से फैल रही है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 15,817 नए मामले सामने आए और इस दौरान 56 लोगों की जान भी गई है। ये साल 2021 में महाराष्ट्र में एक दिन में दर्ज किए गए सबसे अधिक मामले हैं। भारत में एक दिन में 24,882 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 140 लोगों की जान गई है। बता दें, पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए मामले इस साल के एक दिन में आए मामलों में सबसे अधिक हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,13,33,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,58,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,02,000 से अधिक हैं। वहीं देश में 2,82,00,000 लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। क्वाड समूह की बैठक के बाद चीन ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि देशों के बीच आपसी सहयोग और आदान प्रदान आपसी समझ और भरोसे को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, न कि किसी तीसरे देश के हितों पर निशाना साधने के मकसद से। बता दें, शुक्रवार को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के बीच आपसी बैठक हुई थी, जिस पर चीन गहरी नजर गड़ाए बैठा रहा। जिसके बाद चीन ने कहा है कि हमें उम्मीद है ये देश उन्हीं कामों को करेंगे जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के अनुकूल होंगे। क्वाड समूह की बैठक में चारों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के उत्पादन और वितरण के लिए संसाधन जुटाने पर भी सहमति बनी है। चारों देशों में सहमति बनी कि वो वैक्सीन के उत्पादन के लिए अपने वित्तीय संसाधनों के अलावा बाकी तंत्रों का एक साथ इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बैठक के बाद ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम एकजुट हैं। सुरक्षित कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने क्वाड सहयोग शुरू किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने क्वाड समूह की बैठक को लेकर कहा है कि बैठक में चीन को लेकर चर्चा की गई, लेकिन वो चर्चा के केंद्र में नहीं था। जेक सुलिवन ने कहा है कि चीन को लेकर जिस मुद्दे पर चर्चा हुई है वो भारत चीन सीमा यानी LAC पर गतिरोध को लेकर हुई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।